गुड आफ्टरनून बच्चों। मैं धर्मेंद्र साहू आप लोग को स्वागत करता हूं। जैसा कि बेसिक इलेक्ट्रिकल में हम आप लोग को एसी सर्किट तक पढ़ा चुका हूं, यानी 7वां चैप्टर आपका ख़त्म हो चुका है और बेसिक इलेक्ट्रिकल का लास्ट चैप्टर है। ठीक है ना। चैप्टर का नाम है पॉलीफेज सिस्टम और इस चैप्टर से एग्जाम में एक क्वेश्चन फिक्स है। ठीक है, सिर्फ 2 ही क्वेश्चन है, स्टार और डेल्टा कनेक्शन है। स्टार और डेल्टा कनेक्शन 2 ही क्वेश्चन में सिर्फ एक क्वेश्चन तो पक्का आता है। ठीक है ना। तो इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ना, समझने का प्रयास करना। ठीक है ना समझ में आए तो कमेंट करना। ठीक, जैसा कि अभी मैंने आपको एसी सर्किट ही पीछे पढ़ाया हूँ, तो जो एसी सर्किट पढ़ाया हूँ, चाहे वो इंडक्टिव सर्किट हो, चाहे रजिस्टिव सर्किट हो, चाहे कैपेसिटिव सर्किट हो, इंडक्टिव रेजिस्टेंस सीरीज सर्किट हो, इंडक्टिव रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस सीरीज सर्किट हो, रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस सीरीज सर्किट हो, इन सभी का जो जो मैं डायग्राम पढ़ाया, जो रिलेशन बताया, सब क्या थे? सिंगल फेज लेके चले थे। कैसे? सिंगल फेज सर्किट लेके चल रहे थे। ठीक है ना। तो जैसा आप जान रहे हैं कि 2 फेज होता है, 3 फेज होता है। ठीक है ना। तो देखते हैं 3 फेज से क्या एडवांटेज हैं, क्या फायदे हैं। ठीक है ना। तो हेडिंग क्या है हमारी? एडवांटेज ऑफ 3 फेज सिस्टम। ठीक है ना। 3 फेज सिस्टम से क्या फायदे हैं? तो नंबर 1, जैसा कि आप देखें, नंबर 1, यदि आपको अधिक पावर ट्रांसफर करना है, ठीक है ना, पावर को आपको अधिक ट्रांसफर करना है, तो कैसा उपयोग करेंगे? 3 फेज हमारे लिए बेटर होता है। यानी लार्ज पावर ट्रांसफर करने के लिए हमें 3 फेज की आवश्यकता होती है और 3 फेज बेटर होता है। ठीक ना। सिंगल फेज के अपेक्षा 3 फेज क्या होता है? अच्छा होता है। अगला पॉइंट क्या? 3 फेज प्रणाली में प्रयोग आने वाले मशीनों, ठीक है ना, 3 फेज सिस्टम में प्रयोग आने वाले मशीनों तथा उपकरणों की दक्षता सिंगल फेज सिस्टम की अपेक्षा अधिक होती है। ठीक है ना। 3 फेज सिस्टम में प्रयोग आने वाले मशीनों तथा उपकरणों की जो एफिशिएंसी होती है, सिंगल फेज सिस्टम की अपेक्षा क्या होती है बेटा? अधिक होती है। ठीक है। अगला पॉइंट क्या है हमारे पास? कि 3 फेज सिस्टम की मोटरें सेल्फ स्टार्ट होती हैं। ठीक, 3 फेज सिस्टम की मोटरें सेल्फ स्टार्ट होती हैं। क्योंकि इसमें 3 फेज है, 3 फेज होने से क्या होता है बेटा कि इनमें जो वोल्टेज और करंट के बीच एंगल होता है या फेज एंगल में डिफरेंस होता है, फेज एंगल डिफरेंस होने से क्या होता है? टार्क उत्पन्न होता है। ठीक है ना। जिसके थ्रू क्या होता है? हमारी मोटर मूवमेंट करती है। लेकिन सिंगल फेज में ऐसा कुछ नहीं होता है, टार्क एंगल में कोई डिफरेंस नहीं होता, जिससे क्या होता है? उनमें जो बलाघूर्ण टार्क होता है या प्रेरित टार्क होता है वो उत्पन्न नहीं हो पाता, जिससे सिंगल फेज में मोटरें नहीं घूम पाती। उनको अलग से टार्क उत्पन्न करने के लिए, टार्क एंगल उत्पन्न करने के लिए क्या करना पड़ता है? एक सहायक वाइंडिंग लगानी पड़ती है, ऑक्सिलरी वाइंडिंग से कहते हैं। ठीक, जब आगे आप मशीन आएंगे पढ़ेंगे तब डिटेल में बताया जाएगा। ठीक, तो यही वजह है क्या, सिंगल फेज के अपेक्षा जो 3 फेज मोटरें होती है वो हमारे लिए सुटेबल होती हैं और क्या होती हैं? सेल्फ स्टार्ट होती हैं। लेकिन सिंगल फेज सेल्फ स्टार्ट नहीं होता है, उन्हें सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए अलग से वाइंडिंग करने की जरूरत पड़ती है। ठीक है। तो क्या है? 3 फेज सिस्टम की मोटरें क्या होती है? सेल्फ स्टार्ट यानी स्वचालित होती हैं, जबकि सिंगल फेज मोटरें में स्वचालन के लिए साथ में सहायक कुंडलन जोड़ना पड़ता है, नहीं लगाना पड़ता है। ठीक है। अगला पॉइंट क्या है बेटा? कि 3 फेज मशीनों तथा उपकरणों का मूल्य एक फेज मशीनों तथा उपकरणों की अपेक्षा कम होता है। ठीक है। 3 फेज मशीनों तथा उपकरणों का मूल्य एक फेज मशीनों तथा उपकरणों की अपेक्षा क्या होता है बेटा? कम होता है। ठीक है। अगला पॉइंट है बेटा, किसी मशीन की निर्गत यानी आउटपुट, किसी मशीन की आउटपुट उसके फेजों की संख्या बढ़ाने बढ़ जाती है। ठीक है ना। यदि आपको अधिक आउटपुट चाहिए तो फेजों की संख्या क्या बढ़ा दो, कर दो, बढ़ा दो, नंबर ऑफ फेजेस क्या कर दो? इंक्रीज कर दो। तो क्या हो जाएगा? आउटपुट आपका इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये रहे फायदे। आगे क्या हेडिंग बेटा? प्रोडक्शन ऑफ 3 फेज ईएमएफ, इलेक्ट्रोमैग्नेट फोर्स, यानी प्रेरित विद्युत वाहक बल। ठीक है ना। 3 फेज में कैसे आपका प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा वो देखते हैं। जैसा कि मान लेते हैं कोई हमारी क्या है? मशीन है, 3 फेज मशीन है। ठीक है। और एन एस क्या है? पोल है। ठीक है ना। ये अस्थाई पोल है, ध्रुव है,
जिनके बीच में 3 फेज वाइंडिंग करके रखा हूं। ठीक, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये क्या है, आर फेज है, ये वाई फेज है, ये क्या है, बी फेज है, यानी आर वाई बी फेज है। ठीक है, और ये एन एस क्या है, 2 पोल हैं। ठीक, और आर वाई बी फेज एक दूसरे पे 120 डिग्री पे होंगे। ठीक है ना, कितने एंगल पर, 120 डिग्री पे व्यवस्थित होंगे। राइट, अब ध्यान देना, तब मानते हैं आर फेज में कितनी वोल्टता होगी, ई आर बराबर ई एम साइन ओमेगा टी। ठीक है ना, पहले इसको रिफरेंस मान चले, ई आर बराबर ई एम साइन ओमेगा टी, और सब क्या है, 120 एंगल पर है। ठीक, यानी ऐसा, ये देख रहे हैं ना, यदि हमारा आर है, ये वाई है, ये क्या है, बी है, इनके बीच एंगल कितना है, 120, इनके बीच भी 120 और इनके बीच भी कितना एंगल है, 120 है। तो आर के लिए जब निकालेंगे तो ई आर बराबर कितना मिल जाएगा, यानी फेज आर में प्रेरित विद्युत वाहक बल ई एम साइन ओमेगा टी, दिस इज इक्वेशन 1 मान लिया। इस प्रकार वाई पे पहुंचेंगे तो 120 डिग्री के बाद वाई पे पहुंच रहे हैं, यानी क्या है, 120 एंगल क्या है, पश्चिमगामी है। राइट, तो मैंने क्या ले लिया, ई वाई बराबर ई एम साइन ओमेगा टी माइनस 120। ठीक है ना, 120 डिग्री एक माइनस 120 मतलब वाई क्या है, 120 एंगल क्या है, पश्चिमगामी यानी लैग है। ई वाई मिल गया ई एम साइन ओमेगा टी माइनस 120। इसी प्रकार जब यहाँ पर ईबी पहुंचेंगे तो 240 डिग्री हो जाएगा, यहाँ तक आएंगे, यानी ईबी बराबर ई एम साइन ओमेगा टी माइनस 240 डिग्री क्या है, पश्चिमगामी है। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 मैंने मान लिया। राइट, जहां ई आर, ई वाई और ईबी विद्युत वाहक बल का क्या है, तात्क्षणिक मान है, क्या है, इंस्टेनियस वैल्यू है, किसका, प्रेरित विद्युत वाहक बल का। ठीक है ना, ये विद्युत वाहक बल का क्या है, तात्क्षणिक मान है, इंस्टेनियस वैल्यू है। अब ध्यान देना, मैंने सभी को यहाँ पर वेक्टर डायग्राम तीनों को दिखा दिए हैं कि जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है, ई आर वन, ई आर आर वन, बी बी वन और ई वाई वाई वन। ठीक, ई वाई वाई वन क्या है, एक दूसरे से 120 डिग्री पर व्यवस्थित है। ठीक है, और किधर, इधर मूवमेंट कर रहे हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तब टोटल अगर विद्युत वाहक बल निकाला जाए तो बेटा क्या हो जाएगा, तीनों का योग, यानी ई आर, ई वाई प्लस ई बी, तीनों का योग कर देंगे, टोटल विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। तो देखते हैं कितना आता है। अब ध्यान देना, मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे तीनों को ऐड कर दिया। ठीक है ना, यहाँ पे देखो, मैंने टोटल निकाल लिया कि कुल विद्युत वाहक बल कितना हो जाएगा आपका, कुल विद्युत वाहक बल बराबर ई आर प्लस ई वाई प्लस ई बी। ये बेटा आपका कितना मिल जाएगा, ई बराबर ई एम साइन ओमेगा टी प्लस ई एम साइन ओमेगा टी माइनस 120 प्लस ई एम साइन ओमेगा टी माइनस 240, तीनों को ऐड कर दिया। ठीक है ना, ई बराबर मिल गया ई एम साइन ओमेगा टी प्लस, यहाँ पर क्या साइन ए माइनस बी, यहाँ पर भी साइन ए माइनस बी का फार्मूला लगाया, क्या मिला, ई एम साइन ओमेगा टी कास 120 माइनस ई एम कास ओमेगा टी साइन 120 प्लस, यहाँ भी लगाया साइन ए माइनस बी का, ई एम साइन ओमेगा टी माइनस कास 240 माइनस ई एम कास ओमेगा टी माइनस इंटू साइन 240। राइट, ई बराबर ई एम साइन ओमेगा टी, अब जिसकी इसकी वैल्यू पता है उसे आप रख दीजिए, ई एम साइन ओमेगा टी कास 120 का मान माइनस हाफ हो जाएगा, फिर माइनस ई एम कास ओमेगा टी साइन 120 का मान √3/2 हो जाएगा, प्लस ई एम साइन ओमेगा टी इंटू कास 240 का मान -1/2 माइनस ई एम कास ओमेगा टी साइन 240 का मान √3/2 माइनस में। राइट, आगे चलते हैं। आगे आपको आएगा ई बराबर ई एम साइन ओमेगा टी माइनस हाफ ई एम साइन ओमेगा टी माइनस √3/2 ई एम कास ओमेगा टी माइनस हाफ ई एम साइन ओमेगा टी प्लस, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा, प्लस हो जाएगा, √3/2 ई एम कास ओमेगा टी। आप देखेंगे माइनस हाफ ई एम साइन ओमेगा टी माइनस हाफ ई एम साइन ओमेगा टी, ये दोनों ए और ए क्या हो जाएंगे, जब ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ई एम साइन ओमेगा टी हो जाएगा। तो क्या लिखा, ई बराबर ई एम साइन ओमेगा टी माइनस ए मिलकर क्या हो गए, माइनस ई एम साइन ओमेगा टी, बचा क्या, माइनस √3/2
एम कास ओमेगा टी प्लस √3/2 एम कास ओमेगा टी। अब देखो ये वैल्यू इससे कट गई और इससे कट गई, यानी टोटल विद्युत वाहक बल कितना हो गया? 0 हो गया। तीनों फेजों का ताक्षणिक यदि विद्युत वाहक बल निकालेंगे तो बेटा कितना हो जाएगा? 0 हो गया। ठीक है ना। यदि आपसे पूछ रहा है कि 3 फेज मशीन में ताक्षणिक विद्युत वाहक बल कितना होता है तो क्या बताएंगे बेटा? 0 होता है। लेकिन अब यहां ध्यान देना, एक वेक्टर डायग्राम बनाया गया, किन्हीं दो फेजों के बीच रिजल्टेंट विद्युत वाहक बल निकाला जा रहा है। तो हम आर वाई के बीच क्या निकाल रहे हैं? रिजल्टेंट विद्युत वाहक बल मैंने ई आर मान लिया। ठीक है, तीनों 120 डिग्री व्यवस्थित हैं, लेकिन आर वाई फेजों के बीच मैंने रिजल्टेंट विद्युत वाहक बल निकाला तो क्या थ्योरी हो जाएगी? अतः 3 फेज सिस्टम में ताक्षणिक विद्युत वाहक बलों का योग क्या होता है? 0 होता है। लेकिन अब 2 फेजों के बीच निकाल रहा हूं तो मैंने यहां पर क्या मान लिया? इसका रिजल्टेंट विद्युत वाहक बल ई आर यहां आ रहा है। ठीक है ना, तो मैंने ये बना दिया इसको। तो आप देखेंगे ये क्या बराबर हैं। ठीक है ना, परिणाम में क्या होंगे? बराबर होंगे। ठीक, और टोटल एंगल कितना है? 120, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 60। ये कितना? 60 हो जाएगा। तो आपको क्या चाहिए? ये चाहिए। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा आपको कि इस प्रकार ई आर आर वन तथा ई वाई वन का परिणाम ई आर होगा। तो ई आर बराबर क्या मिल जाएगा? 2e cos 60। 2e cos 60 अंश, एंगल कितना? 60 डिग्री बन रहा है। तो ई आर बराबर क्या मिल जाएगा बेटा? 2e cos 60 की वैल्यू क्या हाफ होती है, तो उससे 2 कैंसिल हो गया। तो ई आर बराबर क्या मिल गया? ई मिल गया। ठीक है ना, यानी रिजल्टेंट विद्युत वाहक बल उतना मिलेगा कितना? मैक्सिमम जितना विद्युत वाहक बल होगा उस कंडीशन में जो रिजल्टेंट विद्युत वाहक बल मिलेगा क्या कैसा होगा? मैक्सिमम विद्युत वाहक बल होगा। ठीक, ये तो रहा आपको कि 3 फेज सिस्टम में कैसे विद्युत वाहक बल उत्पन्न होते हैं। ठीक है ना, इसको आपको डिटेल मिलेगा जब आप आएंगे फाइनल ईयर में मशीन पढ़ेंगे, तब आपको ज़्यादा डिटेल में मिलेगा। ठीक है ना, बस मैं तो अभी थोड़ा सा दिखा दिया। ठीक, जो आपको सिलेबस में नहीं है लेकिन मैंने दिखा दिया। ठीक, आपका सिलेबस यहां से शुरू हो रहा है। स्टार एंड डेल्टा कनेक्शन, जैसा कि मैंने आपको स्टार भी बता चुका हूं, डेल्टा भी बता चुका हूं, लगभग दूसरे तीसरे चैप्टर में था, लेकिन यहाँ फिर भी थोड़ा बता दे रहा हूं क्योंकि इस चैप्टर से संबंधित है। तो जैसे मैं क्या मान लिया? 3 वाइंडिंग लेके चल रहा हूं। ठीक, पहला क्या है? A1 A2, दूसरा क्या है? B1 B2 C1 C2। मैंने मान लिया 3 वाइंडिंग हमारे पास थी। अब मैं क्या बना रहा हूं? पहले डेल्टा बना रहा हूं। अब क्या किया? तीनों को जोड़ दो। डेल्टा में कैसे? A1 A2 लिया, फिर A2 के किसको जोड़ोगे? दूसरी वाइंडिंग को पहली भुजा से जोड़ दिया, ये B2 हो गया। फिर B2 को किससे जोड़ोगे? तीसरी वाइंडिंग की पहली भुजा से। इसी प्रकार पहली वाइंडिंग के तीसरे वाइंडिंग की दूसरी भुजा जोड़ दोगे, कैसा कनेक्शन होगा? डेल्टा कनेक्शन होगा। फिर से ध्यान से सुनना, पहली वाइंडिंग का पहला सिरा और पहली वाइंडिंग दूसरा सिरा रखा यहां से। फिर मैंने दूसरी वाइंडिंग लिया, दूसरी वाइंडिंग का पहला सिरा अब पहली वाइंडिंग के दूसरे सिरे जोड़ दिया। इसी प्रकार दूसरी वाइंडिंग का दूसरा सिरा तीसरी वाइंडिंग का पहले सिरा से जोड़ दिया। इसी प्रकार तीसरी वाइंडिंग का दूसरा सिरा पहले वाइंडिंग के पहले सिरे जोड़ दिया। तो ऐसा बनने वाला कनेक्शन क्या कहलाता है? डेल्टा कनेक्शन कहलाता है। डेल्टा कनेक्शन में न्यूट्रल नहीं होता है, ध्यान देना। डेल्टा कनेक्शन में न्यूट्रल क्या होता है? नहीं होता है। न्यूट्रल नहीं होने से आपका यहाँ पे फायदा होता है, जैसे आपके ट्रांसफार्मर हो गए, यदि आप डेल्टा कनेक्शन ट्रांसफार्मर दे रहे हैं तो वहां पर यदि कोई हार्मोनिक्स उत्पन्न होता है तो यही इसी में हार्मोनिक्स मूवमेंट करके क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। तो हमारे लिए बेटर होता है। ठीक है, ट्रांसफार्मर के लिए। ठीक, स्टार देखते हैं बेटा। स्टार कैसा है? आप देख रहे हैं कि मैंने तीनों वाइंडिंग के दूसरे सिरे को किसी एक पॉइंट से जोड़ दिया, जो हमारा क्या कहलाएगा? ये वाला न्यूट्रल पॉइंट कहलाएगा। ठीक है ना, ये पॉइंट क्या कहलाएगी बेटा? हमारा न्यूट्रल पॉइंट कहलाएगी। ठीक, और यानी उस सभी वाइंडिंग का दूसरा सिरा किसी एक निश्चित पॉइंट से जोड़ दिया, जिसको न्यूट्रल पॉइंट कहलाएगी, और सभी का एक सिरा बाहर निकाल दिया, यानी पहले सिरा को बाहर निकाल दिया। यही कनेक्शन क्या कहलाता है? हमारा डेल्टा कनेक्शन कहलाता है। राइट, यही कनेक्शन ही क्या कहलाता है? सॉरी, स्टार कनेक्शन कहलाता है। ठीक, स्टार कनेक्शन कैसे करोगे कि तीनों वाइंडिंग के पहले किसी तीनों वाइंडिंग को लेकर किसी एक सिरे से जोड़ देंगे, जो क्या कहलाएगा? न्यूट्रल पॉइंट कहलाएगा।
और सबके पहले सिरा क्या कर देंगे, ओपन कर देंगे। तो यही क्या कहलाता है, स्टार कनेक्शन कहलाता है। और ऊपर क्या बताया मैंने, डेल्टा कनेक्शन बताया। ठीक है ना। स्टार से डेल्टा, डेल्टा से स्टार बनाना मैंने भी बता चुका हूँ। ठीक, जो यहाँ पे नहीं बताएंगे। ठीक, अब आगे चलते हैं। आगे आपको पढ़ना है कि वोल्टेज एंड करंट इन स्टार कनेक्शन, यानी स्टार में आपका करंट और वोल्टेज में कैसा रिलेशन होगा। ठीक है, तो एक डायग्राम बनाया गया स्टार का, आप देख रहे हैं। आर वाई बी तीनों क्या है, स्टार में है। ये हमारा क्या है, न्यूट्रल पॉइंट है। ठीक है ना। जो यहाँ पर स्टार पॉइंट में वोल्टेज इंड्यूस हो रहा है, इधर की ओर हो रहा है। और यहाँ से वाई में जो वोल्टेज इंड्यूस हो रहा है, इधर हो रहा है। यहाँ पर वोल्टेज इंड्यूस इधर हो रहा है। अब ध्यान देना, प्रत्येक फेज का वोल्टेज, यानी प्रत्येक लाइन या प्रत्येक कुंडलन का वोल्टेज फेज वोल्टेज कहलाएगा। और प्रत्येक कुंडलन यानी वाइंडिंग की करंट फेज करंट कहलाएंगी। ठीक, मैंने इसे लाइन 1 मान लिया, इसे लाइन 2 मान लिया, इसे लाइन क्या मान लिया, 3 मान लिया। यानी आर को लाइन 1, वाई को लाइन 2, बी को लाइन 3 मान लिया। तो ये हमारा, यानी इसमें यदि जो वोल्टेज फ्लो करेगी वो क्या, फेज वोल्टेज कहलाएगी, जिसे हम क्या किससे डिनोट करते हैं, बीपीएस से डिनोट करेंगे। और जो इसमें करंट फ्लो करेगी वो क्या कहलाएगी, लाइन करंट कहलाएगी, सॉरी फेज करंट कहलाएगी, जिसे आईपीएस से डिनोट करेंगे। यानी स्वयं की वाइंडिंग में फ्लो करने वाली करंट और वोल्टेज फेज वोल्टेज और फेज करंट कहलाएगी। स्वयं की लाइन में फ्लो करने वाली वोल्टेज फेज वोल्टेज और फ्लो करने वाली करंट क्या कहलाएगी, फेज करंट कहलाएगी। उसी प्रकार इसमें भी फेज करंट होगी, स्वयं की बात करेंगे वीपीएच आईएल, इसमें भी वीपीएच आईएल। अब ध्यान देना, यदि हम लाइन करंट की बात करें और लाइन वोल्टेज की बात करें तो वो क्या होता है, यहां पर हम फेज वोल्टेज बराबर ऐसा भी लिख सकते हैं कि बीपीएच बराबर यहां पर क्या है, आपका बीआर है। समझना, यानी फेज वोल्टेज क्या है, बीआर है। उसी प्रकार यहां पर क्या लिख सकते हैं, बीवाई लिख सकते हैं। यहां पर क्या लिख सकते हैं, बीबी लिख सकते हैं। राइट, आप ध्यान देना, ये तो रहा फेज वोल्टेज। और लाइन करंट भी ऐसा लिख सकते हैं, आईपीएच बराबर आईएल, यदि इसमें आई मान ले करंट फ्लो कर रही है, सॉरी आईआर। ठीक, आईआर होगा। ठीक, इसी प्रकार आईपीएच बराबर आईवाई, आईपीएच बराबर आईपी। ठीक है, ये तो रही फेज वोल्टेज और फेज करंट। अब देखें लाइन करंट क्या होता है। ध्यान देना, मैंने आर को लाइन 1 माना हूं, वाई को लाइन 2 माना हूं और बी को लाइन क्या माना हूं, 3 माना हूं। राइट, किन्हीं दो लाइनों के बीच जो फेज वोल्टेज होगा उनका अंतर, दोनों का फेज वोल्टेज अंतर, यानी लाइन 1 और लाइन 2 के बीच फेजों का अंतर ही क्या कहलाता है, लाइन वोल्टेज कहलाता है। अब ध्यान देना, जैसे आर वाई, लाइन 1 और 2 के बीच क्या आर वाई है, यानी बी आर वाई। तो बी आर वाई को हम क्या बोलेंगे, लाइन वोल्टेज बोलेंगे। ध्यान देना, बी आर वाई को लाइन वोल्टेज बोलेंगे, जिसे हम बीएल से डिनोट करते हैं। इसी प्रकार इनके बीच करंट का अंतर क्या बोलेंगे, लाइन करंट बोलेंगे, जिसे आईएल से डिनोट करते हैं। ठीक, तो मैं थ्योरी यहाँ पे लिखा हूं, ध्यान समझना जो समझाया, कि प्रत्येक कुंडल में प्रेरित वोल्टता फेज वोल्टता, जो भी बताया जाए पहले, तथा प्रत्येक कुंडल में धारा फेज धारा कहलाती है, जिसे बी आर बराबर बी वाई बराबर बीबी बराबर बीपीएस से डिनोट करते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट में क्या लिखा हूं बेटा, कि दो फेजों के बीच प्राप्त वोल्टता लाइन वोल्टता, दो फेजों के बीच, ध्यान से ना, ध्यान समझना, ये चीज इनके बीच प्राप्त वोल्टता क्या हो जाएगी, आपकी लाइन वोल्टता हो जाएगी। राइट, और इनके बीच वोल्टता निकालेंगे तो लाइन वोल्टता हो जाएगी। तो वही बताया जा रहा है कि दो फेजों के बीच प्राप्त वोल्टता लाइन वोल्टता, जिसे बीएल से डिनोट करते हैं, तथा प्रत्येक लाइन में प्रवाहित धारा लाइन धारा, इसे आईएल से व्यक्त करते हैं। ठीक, अब ध्यान देना, जैसे मैंने मान लिया कि लाइन 1 और 2 के बीच लाइन वोल्टता बी आर वाई, लाइन 1 2 के बीच लाइन वोल्टता बी आर वाई, जो क्या बी आर वाई का सदिश अंतर है।
ऐसे बताया। ठीक है, लाइन 2 व 3 के बीच लाइन बोलता क्या है, बी वाई बी। बी वाई बी, जो बी वाई और बी बी क्या है, सदिश अंतर है। यहां से चित्र से देख लीजिए। लाइन 1 और 2 के बीच क्या है, बी आर वाई है, जो आर और वाई का क्या है, सदिश वेक्टर है, सदिश अंतर है। ठीक, आगे चलते हैं। इसी प्रकार लाइन 3 व 1 के बीच क्या है, लाइन बोलता वी बी वाई है, जो क्या है, वी वी तथा वी वाई का क्या है, सदिश वेक्टर है, सदिश अंतर है। ठीक है ना। ये तो रहा आपको समझाने के लिए कैसे आप पहचानेंगे कि लाइन वोल्टेज है। इसे वीएल से डिनोट करते हैं, लाइन करंट को आईएल से डिनोट करते हैं, फेज वोल्टेज को बीपीएस से डिनोट करते हैं, और फेज करंट को आईपीएस से डिनोट करते हैं। ठीक है ना। और कैसे आप समझाएंगे ये भी मैं बता चुका। अब ध्यान देना, तो रिलेशन बिटवीन लाइन वोल्टेज एंड फेज वोल्टेज में रिलेशन क्या निकालना है वो यहां से मैं बताने चल रहा हूं। तो स्टार में लाइन वोल्टेज था, फेज वोल्टेज में क्या संबंध, रिलेशन बिटवीन लाइन वोल्टेज एंड फेज वोल्टेज इन स्टार। अब ध्यान देना, स्टार में क्या मैंने पहले ही बता चुका हूं कि बेटा तीनों क्या होते हैं, 120 डिग्री पे होते हैं। पहले स्टार में बताया हूं कि तीनों क्या हो गए, 120 डिग्री पे होते हैं। यानी ऐसा ऐसा क्या हो जाएंगे, इनके इनके बीच एंगल कितना होगा, 120 डिग्री का होगा। तो पहले मान लिया कि आर वाई बी फेज क्या है, तीनों 120 डिग्री पे है, तो मैंने बना लिया। ठीक है ना। पहले बी आर बनाया, फिर 120 डिग्री पे क्या बनाया, बी वाई बनाया, फिर 120 डिग्री पे क्या बनाया मैंने, वी बी बनाया। राइट। अब ध्यान देना, मैंने बी आर और बी वाई और बी बी बना लिया कितने डिग्री पर, 120 डिग्री बना लिया। जैसा कि जानते हैं जो आप 1D बना रहे हैं, कैसा बना रहे हैं, इंडक्टिव नेचर बना रहे हैं। तो इंडक्टिव नेचर में क्या होता है बेटा, वोल्टेज से करंट क्या होता है, लैग होता है, पश्चगामी होता है कि नहीं होता है। अगर ना पता तो इससे देखो, सिविल से देखो, करंट क्या है इसमें, यल में क्या है, इंडक्टिव नेचर यही है, तो इसमें क्या है, करंट वोल्टेज से क्या है, लैग है ना, 5 डिग्री। मैं मान लूं क्या कि 5 एंगल क्या है, वोल्टेज से लैग है। तो जस्ट अब मैंने क्या मान लिया, अभी मैं बी आर बी वाई और बी बी 120 डिग्री भी बनाया हूं। अब क्या मान रहा हूं कि वोल्टेज से करंट क्या है, आर में 5 एंगल लैग है, तो मैं 5 एंगल यहाँ पे लैग बना लिया। अब ध्यान देना, एक को पकड़ो तो आराम से चित्र बना लोगे। ठीक, 5 एंगल जैसे यहाँ पे लैग बनाया, अब 120 डिग्री पे मैंने क्या बना लिया, फिर आई वाई बना लिया। यहाँ पे यहां से आई आर से 120 एंगल पे क्या बना लिया मैंने, आई वाई बना लिया, और यहीं से 120 डिग्री पे क्या बना लिया मैंने, आई बी बना दिया। तो इस प्रकार बी आर बी वाई बी बी और आई आर आई वाई आई बी क्या बन गए, डायग्राम बन गया हमारा। ठीक है। अब ध्यान देना, इनका रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा। अब आपको रिलेशन किसमें निकालना, लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज। तो बी आर और आई आर क्या है यहाँ पे बेटा, बी आर क्या है, फेज वोल्टेज है, आई आर क्या है बेटा, फेज करंट है। और लाइन करंट होता क्या है कि किन्हीं दो लाइनों के बीच का अंतर ही लाइन करंट होता है, जैसा कि पीछे चित्र में दिखा चुका हूं। ठीक, अब ध्यान से समझना, ये डायग्राम देखिए। तो यहां पर लाइन करंट होगा क्या, किन्हीं दो लाइनों के बीच का अंतर ही लाइन करंट होगा, या किन्हीं दो लाइनों के बीच का रिजल्टेंट वोल्टेज ही लाइन वोल्टेज होगा। राइट। अब ध्यान समझना, मैंने यहां पर आर वाई बी को फेज में बनाने बी आर और बी वाई और बी बी को फेज में बना लिया। ठीक है ना। यहाँ पे मैंने क्या किया, बी आर बी वाई और बी बी को फेज में बनाया, यानी 120 डिग्री पर क्या बना लिया, वेक्टर डायग्राम बना लिया फेज का। ठीक, अब ध्यान देना, अब यदि बीबी को जस्ट विपरीत खींचोगे, इसके विपरीत यहीं से ही मैंने इतने परिणाम का इसके विपरीत खींच लिया, तो क्या हो जाएगा, माइनस में होगा, माइनस बीबी। जस्ट बी आर के इतने ही परिणाम को मैंने इसके विपरीत ले लिया न्यूट्रल पॉइंट से, माइनस बी आर हो गया। जस्ट मैंने बी वाई का इसके विपरीत क्या बना लिया, इतने परिणाम का बी वाई बना लिया, तो क्या हो गया, माइनस बी वाई हो गया। ठीक है ना। यानी ए बराबर मिलेंगे, ए बराबर मिलेंगे, और ए बराबर मिलेगा परिणाम में, लेकिन डायरेक्शन क्या है, एज ए रिवर्स है। ठीक है ना। यदि आप कपल की बात कर रहे हैं,
ठीक है ना। एक जोड़े की बात कर रहे हैं जो एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं, क्यों? क्योंकि परिणाम में बराबर होते हैं और क्या होते हैं, एक दूसरे के विपरीत लगते हैं, जो क्या करते हैं कि एक दूसरे के उदासीन कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे समझने का ध्यान देना। अब ध्यान देना, यहां से मैंने लाइन करंट मुझे चाहिए, सॉरी लाइन वोल्टेज चाहिए। तो लाइन वोल्टेज बनाने के लिए मैं क्या बताया हूं आपको, कैसे प्राप्त होगा, किन्हीं दो वोल्टेज का अंतर ही क्या होता है, लाइन वोल्टेज होता है। यानी लाइन 1 और 2 या 2 3 या 3 1 का वोल्टेज डिफरेंस क्या हो जाएगा आपका, लाइन वोल्टेज हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो बी आर मिला, यहाँ पे बी वाई मिला है। यदि इनके बीच यदि आप वोल्टेज निकाल लीजिए, रिजल्टेंट वोल्टेज दोनों का डिफरेंस, तो क्या मिल जाएगा आपको, लाइन वोल्टेज मिल जाएगा। इसी प्रकार यदि आप यहाँ पे निकालना चाहते हैं तो यहाँ पे निकाल सकते हैं। ठीक, यहाँ पे भी आप निकाल सकते हैं, ऐसा बना लेंगे चित्र, ये बन जाएगा और ये बन जाएगा। ठीक है ना, यानी आपका सॉरी ये बन गया। यहाँ भी ऐसा आप बना सकते हैं। ठीक, रिजल्टेंट निकल जाएगा। तो यहाँ समझना, तो इसी प्रकार डायग्राम मैंने यहाँ पे बनाया हुआ हूँ। ठीक है ना। तो बी आर वाई क्या है, आर फेज वाई फेज का क्या है, लाइन वोल्टेज है, रिजल्टेंट वोल्टेज है दोनों का। ठीक, अब ध्यान देना, अभी तक बी आर और वाई बी वाई क्या थे, 120 डिग्री पे थे। ठीक है ना। उसी प्रकार बी आर और बीबी भी 120 डिग्री पे थे। ठीक, जब आप इसे पीछे लिया था, ध्यान समझना, जब आप इसे पीछे लिया था तो ये एंगल कितने में डिवाइड हो गया, 60 इधर भी हो जाएगा यानी पूरा एंगल, और 60 ये हो जाएगा। जब 60 ये हो जाएगा यानी पूरा एंगल यहां से यहां तक 60 था, जब रिजल्टेंट यहां से मिला तो कितना बेटा मिल गया, ये 30 हो गया और ये 30 हो गया। राइट। अब आपसे क्या पूछ सकता है, इसमें ध्यान समझना, यहाँ पे ये क्या है हमारा, ये हमारा क्या है, बीपीएच यानी फेज वोल्टेज है, और ये क्या हमारा बीएल लाइन वोल्टेज है। समझना ध्यान से, बी आर वाई क्या हमारा लाइन वोल्टेज है और बी आर क्या है, फेज वोल्टेज है। तो यदि आपसे वाइवा में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्टार कनेक्शन में लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज में फेज डिफरेंस कितना होता है, तो क्या कहेंगे आप, 30 डिग्री। देख रहे हैं ना, लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज में फेज एंगल कितना है, 30 डिग्री। ठीक, आगे हम लिखवाएंगे भी, लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज में कितना अंतर है, 30 डिग्री। उसी प्रकार आपसे क्या पूछा जा सकता है कि फेज करें, फेज वोल्टेज और एक दूसरे के फेज वोल्टेज में कितना अंतर होता है, 120 डिग्री का अंतर होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे जैसा कि मैं थ्योरी लिखा हूं कि लाइन 1 और 2 के बीच का विभवांतर उनसे जुड़े फेजों के बीच की वोल्टता के सदिश अंतर के क्या होता है, बराबर होता है। लाइन 1 व 2 के बीच का विभवांतर उनसे जुड़े फेजों के बीच का वोल्टता के सदिश अंतर के क्या होता है बेटा, बराबर होता है। तो बी आर वाई बराबर क्या हो जाएगा आपका, यहां पर जो रिटर्न बी आर माइनस बी वाई, बी आर वाई बराबर क्या मिल जाएगा, बी आर माइनस बी वाई बराबर बी आर प्लस ब्रैकेट में लिख सकते हैं यहाँ बी वाई। यहाँ पे ध्यान देना, परंतु बी आर तथा माइनस बी वाई के बीच 60 डिग्री का फेज कोण है, यहाँ ध्यान देना, इसे देखना, बी आर और माइनस बी वाई, बी आर माइनस बी 30 या 30 से कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। तो वही लिखा गया यहाँ पर कि बी आर तथा बी माइनस बी वाई के बीच कितना एंगल है, 60 डिग्री का एंगल है। तो आपका बी आर वाई कितना मिल जाएगा बेटा, 2 बीपीएच, 2 बीपीएच इंटू कास 60/2। ठीक है, 2 बीपीएच इंटू कास 60/2, यहां आपका बी आर वाई मिल जाएगा। बी आर वाई बराबर 2 बीपीएच कास 60, यहां पर 30 हो जाएगा, कास 30 का मान क्या मिल जाएगा बेटा, √3/2। तो बी आर वाई बराबर क्या मिल गया आपका, 2 से 2 कैंसिल, √3 बीपीएच बचा। ये क्या है आपका लाइन वोल्टेज, यानी लाइन वोल्टेज बराबर √3 बीपीएच। ये किसके बीच निकाल रहे हैं आप, आर और वाई के बीच, आर एंड वाई के बीच आप निकाल रहे हैं। इसी प्रकार मैंने क्या निकाल लिया, फेज आर और फेज बी के बीच निकाल लिया। इसी प्रकार बी आर बी बराबर मिल गया बी आर माइनस बी बी, जब ऐसे निकालेंगे तो क्या मिल जाएगा, बी आर बी बराबर √3 बीपीएच। इसी प्रकार फेज वाई और बी के बीच निकाल लिया मैंने, बी वाई बी बराबर मिल गया बी वाई माइनस बी बी, बी वाई बी बराबर √3 बीपीएच। आप देख रहे हैं कि आर और वाई बी में निकाला तो रिलेशन वही मिला √3 बीपीएच, आर बी में निकाला तो √3 बीपीएच मिला, और वाई और बी में निकाल रहे हूं तो √3 बीपीएच मिल रहे हैं।
वाई बी क्या है, यहाँ पर फेज वोल्टेज है, सॉरी लाइन वोल्टेज है, ठीक है ना। वाई बी क्या है, लाइन वोल्टेज है। बी आर वाई क्या है, लाइन वोल्टेज है। बी आर बी क्या है, लाइन वोल्टेज है। और फेज वोल्टेज यहाँ पे क्या है, बी आर है। यानी मैं पहले बता दूं बी आर बराबर बी बी बराबर ये सब क्या है, बी पी एच है, फेज वोल्टेज है। लेकिन जैसे बी आर वाई निकाल रहे हैं या बी आर बी निकाल रहे हैं तो क्या है, लाइन वोल्टेज है, राइट। अब ध्यान देना, यहाँ मैं लिखा हुआ हूँ, परंतु बी आर बी बराबर बी वाई बी बराबर क्या है, लाइन वोल्टेज, इसे बी एल से डिनोट करते हैं। तो मैंने बी वाई बी और बी आर वाई और बी आर बी जो भी हैं, ठीक है ना, मैंने क्या कर दिया, उनको बी एल डिनोट कर दिया, उनको उनकी जगह बी एल पुट कर दिया। तो बी एल बराबर क्या मिल जाएगा आपको, बी एल बराबर √3 बी पी एच। यही आपका रिलेशन मिल गया कि स्टार में लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज में क्या अंतर क्या होता है रिलेशन, कि जो लाइन वोल्टेज होता है √3 टाइम्स होता है किसका, फेज वोल्टेज का। जो लाइन वोल्टेज होता है स्टार कनेक्शन में √3 टाइम्स होता है फेज वोल्टेज का। तो मैं यहाँ लिखा हूँ लाइन वोल्टेज बराबर √3 टाइम्स ऑफ फेज वोल्टेज, इतना गुना होता है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे बेटा क्या क्या संबंध है मैं लिख दिया हूँ, जो पहले बता चुका हूँ, चित्र में आपको दिखाए थे कि लाइन वोल्टेज एक दूसरे से 120 डिग्री पर होते हैं। यानी बी आर वाई, पी वाई बी और बी आर ये दूसरे से कितना होंगे, फेज डिग्री 120 डिग्री पे होंगे। लाइन वोल्टा फेज वोल्टा से कितना होता है, 30 डिग्री पे होते हैं, जो दिखाया हूँ। इसी प्रकार लाइन वोल्टा के बीच कितना होगा, 30 + फाई का कोण होगा। लाइन धारा और लाइन वोल्टा, ध्यान समझना, लाइन धारा और लाइन वोल्टा के बीच कितना होगा, 30 + फाई का कोण होगा। जबकि धारा क्या होगी, इसमें पश्चिमगामी होगी। क्यों, क्योंकि एज ए इंडक्टिव नेचर है, ठीक है। ये तो रहा आपका लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज में रिलेशन। अब देखते हैं लाइन करंट और फेज करंट में क्या संबंध मिलता है। तो रिलेशन बिटवीन लाइन करंट एंड फेज करंट, स्टार में लाइन धारा और फेज धारा में संबंध। तो यहां से चित्र से देखना, ये हमारा क्या है, स्टार कनेक्शन है। इसमें क्या मान लूं कि आई आर करंट फ्लो कर रही है। इसी प्रकार इसमें क्या मान लूं, आई वाई करंट फ्लो कर रही है। इस प्रकार इसमें क्या मान लूं, आई भी करंट फ्लो कर रही है, राइट। प्रत्येक लाइन में उतनी ही धारा प्रवाहित होगी जितनी की फेज कुंडलम में धारा प्रवाहित होगी। क्योंकि अगर यहां से इस न्यूट्रल पॉइंट से देखा जाए तो क्या है, एज ए सीरीज में जुड़े हुए हैं, श्रेणीबद्ध हैं कह सकते हैं। इस प्रकार ये भी श्रेणीबद्ध है, ये भी श्रेणीबद्ध है। तो इसमें जो करंट फ्लो करेगी वही करंट इसमें फ्लो करेगी। तो प्रत्येक लाइन में उतनी ही धारा प्रवाहित होगी जितनी की फेज में होगी। यानी इनके 1 और 2 के बीच करंट आप निकालेंगे, ध्यान है 1 और 2 के बीच, यानी इसके बीच करंट निकाल रहे हैं तो यही करंट फ्लो कर रही है, यही करंट फ्लो कर रही है, क्योंकि एज ए श्रेणीबद्ध है, ठीक है। तो प्रत्येक लाइन में उतनी धारा प्रवाहित होगी जितनी की फेज कुंडलन में होगी। तो मैं क्या, अतः लाइन 1 में धारा बराबर आई आर होगी। लाइन 1 में धारा मैंने क्या मान लिया, आई आर हो गया। इस प्रकार लाइन 2 में धारा आई वाई हो गया। लाइन 3 में धारा क्या मिल गया, आई बी मिल गया। बैलेंस केस में क्या हो जाएगा, यानी संतुलन स्थिति में बैलेंस केस में क्या हो जाएगा, तीनों का योग 0 होना का, यानी तीनों करंट बराबर होंगे। आई आर बराबर आई वाई बराबर आई बी बराबर आई पी एच मान लिया। क्या है ये, फेज करंट है, पहले बता चुका हूं। आई आर बराबर आई वाई बराबर आई बी बराबर आई पी एच, फेज करंट, ठीक है ना। एज ए श्रेणीबद्ध है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लाइन करंट बराबर क्या मिल जाएगा आपको, फेज करंट। तो लाइन करंट बराबर फेज करंट, श्रेणीबद्ध होने के कारण इसमें जो लाइन करंट प्राप्त हो जाएगी वही फेज करंट प्राप्त हो जाएगी स्टार में। तो स्टार में लाइन करंट और फेज करंट क्या होता है, बराबर होता है। लेकिन वोल्टेज क्या होता है, बीएल बराबर कितना मिलता है, √3 टाइम्स बीपीएच मिलता है। ठीक, अब देखते हैं पावर कितना मिलता है स्टार कनेक्शन में। तो जैसा कि देख लें, टोटल पावर बराबर क्या होता है, टोटल पावर निकालना है। जैसे आप 3 फेज यूज कर रहे हैं, 2 फेज यूज कर रहे हैं या मल्टीप्लाई फेज यूज कर रहे हैं, तो किसी एक फेज में आप पावर निकाल लीजिए, ठीक है ना। किसी एक फेज में पावर निकाल लीजिए और कितने फेज की आपकी मशीन है उसमें से उतने मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहां मैं क्या मान के चल रहा हूं कि हमारी जो मशीन है कितने 3 फेज की मशीन है, तो टोटल पावर बराबर 3 इंटू किसी एक फेज का पावर। ठीक,
तो P बराबर 3 BPH IPH cos फाई, पावर ऐसे निकालते हैं, P बराबर क्या निकालते हैं, BI cos फाई निकालते हैं, तो वहीं पर BPH IPH cos फाई हो गया। लेकिन अभी स्टार में क्या निकाले हैं, यानी फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज में रिलेशन निकाले हैं, फेज करंट और लाइन करंट में रिलेशन निकाले हैं। फेज वोल्टेज बराबर क्या होता है, बीपीएच बराबर BL अपॉन √3 या लाइन वोल्टेज बराबर √3 BPH। तो यहाँ फेज वोल्टेज बराबर क्या मिल जाएगा, BL अपॉन √3, और फेज करंट और लाइन करंट बराबर होता है, दोनों का वैल्यू यहाँ पे BPH और IPH की वैल्यू क्या कर दो बेटा, पुट कर दो। जब यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो P बराबर मिल जाएगा 3, यहाँ पर BPH बराबर क्या मिलेगा, BL अपॉन √3, IPH बराबर IL cos फाई, राइट। तो P बराबर मिल गया आपको बेटा √3 BL IL cos फाई, यही आपको क्या मिल जाएगा, पावर मिल जाएगा। ठीक है, तो वीडियो देखना, जहां ना समझ में आए कमेंट जरूर करना। ठीक, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।